मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, आप इस शो में अपने सवाल भेज सकती हैं और अपने क्वेरीज को हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिप्लाई करेंगे। इस तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको ये अपने मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लेके अपना सवाल अपने नाम के साथ 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। और आज के शो की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या है शो में खास। बात करेंगे हम लो रिस्क इन्वेस्टर्स की, उनके लिए क्या विकल्प है, साथ ही मेडिक्लेम पर आपको टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, और साथ ही शो में हम बात करेंगे जॉइंट अकाउंट अगर आपके पास है उसके क्या फायदे हैं और क्या कॉशन है जो आपको लेकर चलना होगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है लाइन पर, क्रांति पाटिल हैं ये। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, क्रांति है यवतमाल महाराष्ट्र से। लगता है क्रांति ने वैसे हमें सवाल ईमेल के जरिए भी भेजा था। चलिए पहले इनका सवाल ईमेल के जरिए लेते हैं, संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है। क्रांति ने हमें सवाल भेजा था कि ये ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इन्होंने बताया था कि ये सिंगल हैं, 40 इयर्स इनकी उम्र है और ये कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहती है। हर्षवर्धन, जैसा ईमेल में भी हमने आपसे शेयर किया, ये 7 साल के लिए यानी कि करीब मिड टर्म इनका नजरिया है। 5,000 रुपए ये निवेश कर सकती हैं हर महीने, और खास करके इन्होंने मेंशन किया है कि लो रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। ऐसे में इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? पल्लवी, क्योंकि इनकी लो रिस्क प्रोफाइल है तो इसके लिए हम इन्हें एक 100% इक्विटी फंड का सुझाव ना देके हम एक दूसरा ऑप्शन देते हैं। आप अगर देखें कि करंटली इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ हैं, तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसका फायदा जो डायरेक्टली होता है वो डेट फंड्स को होता है। सो कीपिंग इन माइंड कि ये जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है अगले 1 या 2 साल तक हमें ऐसे लगता है कि डेट फंड्स आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस और रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ ही में जब ये इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो ये इसका फायदा डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को होता है जिनके बोरिंग कॉस्ट उसी प्रकार नीचे आ जाते हैं। इसकी वजह से उनकी जो डायरेक्ट रिलेशन है वो अर्निंग्स पे, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी हम तेज़ी देख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट को हम ध्यान में अगर रखें, जहां हम इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं उसका इफेक्ट हम इकोनॉमी पे देख रहे हैं और इनकी लो रिस्क प्रोफाइल देखें, तो मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि ये एक बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करें। और इनकी चॉइस है, अगर ये इक्विटी अग्रेसिव बैलेंस फंड करना चाहते हैं तो मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि HDFC प्रूडेंस फंड में करें, जिनका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन ऐसा है कि 75% इक्विटीज में होता है और 25% डेट में होता है। अगर किसी निवेशक को इनके लिए, क्योंकि ये 7 साल का होराइजन है, इनके लिए ये ज़्यादा बेटर है कि इक्विटी अग्रेसिव डेट बैलेंस फंड में करें। बाकी जो आपके दूसरे व्यूअर्स होंगे जिनका टेन्योर अगर कम है, जिनका 2 या 3 इयर्स का टेन्योर है, तो ये एक्चुअली रिवर्स ना कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें ये 75% डेट में करें और 25% इक्विटी में करें। तो वो एक मंथली इनकम प्लान्स, MIP प्लान्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड जितना टाइम होराइजन आपके इन्वेस्टर को है, अगर 5 इयर्स एंड अबव है तो 75% इक्विटी वाली स्कीम में करिए जो HDFC प्रूडेंस फंड मैंने बताया, और अगर टाइम होराइजन 5 ईयर से कम है, 3 या 4 इयर्स है, तो आप 75% डेट एंड 25% इक्विटी का ऑप्शन चूज करें जो मंथली इनकम प्लान है। बिरला सन लाइफ का मंथली इनकम प्लान एक अच्छा विकल्प है इस ऑप्शन में। हर्षवर्धन, इनकी अगर हम एज को देखें, इन्होंने 40 साल अपनी उम्र बताई है, साथ ही जो इनकी सालाना आय है वो 3-3.5 लाख के आसपास है, यानी करीब इन हैंड जो इनकी सैलरी है वो 27,000 है। ऐसे में कुछ ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो शायद नहीं बना पाएंगे। आपकी क्या राय है? इस बैलेंस फंड के अलावा भी क्या ये कोई फंड शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में? पल्लवी, आपका कहना सही है कि इनकी उम्र 40 इयर्स की है, लेकिन हम अगर इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें वो है 7 इयर्स। सो 7 इयर्स में अगर आप एक लो रिस्क पोर्टफोलियो समझते हैं तो 75% इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास डेट भी है, उसमें इक्विटीज भी हैं। एक चीज़ ये ज़रूर कर सकती हैं कि इन द आफ्टर 2 इयर्स जब ये डेट फंड का जो इंटरेस्ट रेट गिरने का जो फायदा है वो अगर आपका जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाए, तब ये पोर्टफोलियो रिव्यू करके उस समय अपना फंड अगर स्विच करना चाहें तो उस समय एक रिव्यू करें। बट एज ऑफ नाउ 7 इयर्स का टाइम होराइजन के लिए 75% इक्विटी एज एन ऑप्शन बहुत अच्छा एक जरिया है। जी, तो क्रांति, आपने जैसे मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहती, ऐसे में बैलेंस फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको सुझाया है HDFC प्रूडेंस के अगर हम
परफॉर्मेंस देखें तो करीब लॉन्च से अब तक इसने 19% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। तो आप इस फंड से शुरुआत कर सकती हैं और इसको नियमित रूप से आप मॉनिटर करें और 1 साल के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ये फंड आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, रंजिता है दिल्ली से। रंजिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्च पे टैक्स में कुछ छूट मिल सकता है या नहीं? आपने कोई पॉलिसी ली है, कोई किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके पास? नहीं, अभी तक तो नहीं ली है। चलिए रंजिता, आपने सवाल एसएमएस के जरिए भी हमें भेजा था। हर्षवर्धन, आपने सुना इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं ली है, यानी कि ये मेडिक्लेम के तहत छूट नहीं पूछ रही हैं। ये जानना ही चाह रही है कि वैसे ही अगर माता पिता के इलाज पे जो खर्च होता है क्या वो किस तरह से कवर होता है, या फिर अगर टैक्स छूट लेनी हो तो क्या ऑप्शंस है इनके पास, क्या करना चाहिए? हर्षवर्धन। वेल रंजीता, मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर आपके मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप लेते हैं उसका अगर आपके जो भी खर्चा होता है उसमें कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलती। सिर्फ एक प्रावधान जरूर है कि अगर आपके पेरेंट्स कोई क्रिटिकली इल हैं, जो स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 80 DDB में एक स्पेसिफाइड एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कैंसर या कोई ऐसे ग्रीवियस जो एलिमेंट्स हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो उसमें आपका जो भी खर्चा हो रहा है और 40,000 विच एवर इज लेस, अगर आपका अप टू 40,000 रुपीज जो भी आपका खर्चा होता है उसमें वो आप सेक्शन 80 DDB में उसका डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर रेगुलर कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास डिडक्शन का। दूसरी बात यह कि जो मेडिकल रिलेटेड अगर कोई दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर आपको टैक्स की छूट मिलती है वो है सेक्शन 80D, जो एक मेडिक्लेम प्रीमियम का भरने पे जो डिडक्शन मिलता है। वो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो अप टू 20,000 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो आप सेक्शन 80D में ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15,000 रुपये तक का प्रीमियम आप भर के वो क्लेम ले सकते हैं। एक प्रोविजन और आपके पास है, अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है फिर भी आपको अगर 80D का बेनिफिट लेना है तो 5,000 रुपीज़ तक का आपका कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप करवाते हैं, आप एक नॉर्मल डायग्नोस्टिक्स करवाते हैं एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे, तो वो एक्सपेंसेस अप टू 5,000 रुपीज़ आप सेक्शन 80D में ले सकते हैं। बस यही आपके जो प्रोविजंस हैं जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके पेरेंट्स का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है। हर्षवर्धन, अगर 80 DDB जो सेक्शन है उसकी बात हम करें तो इसमें कौन सी बीमारियां शामिल हैं जिसमें आपने बताया कि 40,000 तक की छूट उपलब्ध है? इसमें कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि इसमें शामिल हैं? देखिए पल्लवी, बाय एंड लार्ज ये जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस और सीरियस एलिमेंट्स होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं। लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव स्पेसिफाइड नहीं है। आप कैंसर ले लीजिए, एड्स ले लीजिए, या ऐसी कोई भी बहुत ज़्यादा ग्रीवियस एलिमेंट्स होंगी तो वही आपको इसके सेक्शन 80 DDB के अंडर में कवर होती हैं। सो वो भी लिमिट आपकी 40,000 रुपीज़ तक ही है, उसके ऊपर जो भी खर्चा लगता है वो आपको नहीं मिलता। एंड इसमें अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो खर्चा उसके माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, अगर आपका 40,000 का खर्चा है उसमें से आपका 20,000 इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रीइंबर्स कर दिया है तो 20,000 नेट ऑफ द रीइंबर्समेंट उतना ही आप खर्चा ले सकती हैं। सो हालांकि इतना अगर ग्रीवियस एलिमेंट्स हैं तो 40,000 में काम होगा नहीं, बट दैट इज द प्रोविजन ऑफ द लॉ। जी, तो ये 80D और 80 DDB के अंदर ये प्रोविजंस हैं। रंजिता, आपने ज़्यादा यहाँ पर मेंशन नहीं किया था कि कौन सी आप जनरल आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी के बारे में, क्योंकि गंभीर बीमारी के केस में आपको 40,000 तक की छूट मिल सकती है। हर्षवर्धन, एक टैक्स से जुड़ा हुआ एक और सवाल है यहाँ पर। फिरोज है हमारे साथ लाइन पर हैं लखनऊ से। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? लगता है इनका संपर्क तुमसे टूट गया है। ये ELSS के बारे में जानना चाहती हैं, इन्होंने सवाल भेजा था SMS के जरिए। ELSS क्या होता है? इन्होंने अपनी उम्र बताई थी 50 साल, सालाना आय इनकी 5 लाख है, यानी टैक्सेबल स्लैब में ये आती है। ELSS के फायदे क्या हैं हर्षवर्धन? कई दफा हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे DTC की भी बात है कि उसमें प्रोविजन जो ये है टैक्स बेनिफिट्स है वो शायद अब बंद हो जाएंगे। ऐसे में ELSS के आप फीचर्स किस तरह से बताएंगे? फिरोज, क्या आप हम सुन पा रहे हैं? पल्लवी, ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये हाँ हर्षवर्धन बताइए। फिरोज से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, आप ELSS के फीचर्स अगर बता सकें ब्रीफली।
देखिए ELSS जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको 80C जो सेक्शन 80C है उसके तहत आपको छूट मिलती है। 80C के प्रावधान में ये है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम्स, आपके PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बैंक के जो 5 इयर्स के FDs हैं, ये सारे प्रोविजंस मिला के 1 लाख रुपीस तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। इसमें ELSS भी एक कैटेगरी अलाउड है। इसमें आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको 1 लाख तक ही मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, पैसे आप म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में देते हैं जिससे वो इक्विटीज खरीदते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। सो पहली बात, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज करते हैं, तो आज की तारीख से 3 साल तक ही लॉक इन हो जाता है। अगर आप SIP के रूट से कर रहे हैं तो आप जो हर महीने करेंगे वो एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट हर महीने से 3 साल के लिए लॉक इन होगा। जो आप फरवरी 2013 में करेंगे वो आपको 3 साल फरवरी 2016 में मैच्योर होगा, और आप जो मार्च में करेंगे वो मार्च 2016 में होगा। तो ये 3 साल का लॉक इन इज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक इक्विटी स्कीम्स हैं जो रेगुलर इक्विटी स्कीम्स होती हैं, उसी प्रकार की इक्विटी स्कीम्स हैं। इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि पहली बात, इसका ये जो 80C के जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं हम कंपेयर करते हैं, इसका लॉक इन सबसे कम है। इनका 3 साल का ही लॉक इन है। अगर हम PPF देखें वो 15 साल होता है, हम NSE देखें 6 साल है, हम इंश्योरेंस देखें 10 साल एंड अबव होते हैं। तो इनकी जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम है। दूसरे, ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में, अगर हम 3 साल बाद भी आपको ज़रूरी नहीं है कि पैसे निकाल लेने हैं, आप उसमें रहने दे सकते हैं। जब आपको इच्छा हो उस समय आप निकाल सकते हैं। तो इनका एक लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो इक्विटीज़ लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट रिटर्न्स देते हैं। सो ये कैटेगरी अपने आप में है। अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, टैक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर कर सकते हैं। और आप 7 साल बाद पैसे निकालिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है 3 साल बाद ही आपको निकालना है। जी, तो फिरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। फिरोज, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बताया, ELSS एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ और आप जानना चाह रहे हैं इसके बारे में? ये हमको, इसके लिए हमको कहाँ कांटेक्ट करना होगा? ओके, क्या तरीका ये आप जानना चाह रहे हैं? जी 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 जी। हर्षवर्धन, आपने सारे फीचर्स बताए, फायदे बताए, ये जानना चाहती हैं इसका प्रोसेस क्या है अगर ये ELSS में निवेश करना चाहती हैं तो? देखिए फिरोज, जैसे आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसी प्रकार आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप फॉर्म लेके भर सकते हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड की अगर ऑफिस में जाते हैं वो आपको हेल्प कर देंगे। मैं आपको अच्छी स्कीम्स का नाम बता दूं। HDFC टैक्स सेवर एक अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है जो ये कैटेगरी में आती है। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जो इस कैटेगरी में आती है। तो आपकी अगर आपके आसपास अगर ये कंपनीज की ऑफिसेज हैं, आप उनमें चले जाइए। आपका म्यूचुअल फंड का KYC करना होगा आपको, और बाकी आप इसमें स्ट्रेट अवे निवेश कर सकते हैं। ये एक कोई अलग तरीका नहीं है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। जी, तो उम्मीद है फिरोज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। KYC करानी होगी आपको, जिसमें आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी, साथ ही एड्रेस प्रूफ देना होगा। आप कहीं से भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताए थे। इसी नोट पर एक ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमारे को SMS कर सकती हैं। आप तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकती हैं। SHE@ZNetwork.com ये हमारा पता। याद रहे कि ईमेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना आप ना भूलें, ताकि अगले शो में हम आपका सवाल जरूर शामिल करें। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, निरुपमा है देवरिया से। निरुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये था कि मैं यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जी, और मुझे सैलरी जो मिली है वो एरियर के रूप में मिली है। ये 3 वित्तीय वर्ष का है, 2010-11, 2011-12 और 12-13 जी। इन तीनों वित्तीय वर्षों का भुगतान जो है इसी वर्ष हुआ है। तो मुझे कितना टैक्स देना होगा? 2010-11 में मैं बता दूं आपको कि मुझे मिला 2,24,124 रुपीज जी। 2011-12 में टोटल अमाउंट था 2,55,292 रुपीज। एंड 12-13 वित्तीय वर्ष 12-13 में जो इस साल का है, इसमें मेरा टोटल अमाउंट है 2,87,443 रुपीज। इस पे मेरा टोटल कितना टैक्स डिडक्ट होगा और इस टैक्स
सेव के लिए हमको क्या मैं जो गिफ्ट दूं वो जी। अपने फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है उनको दे सकती हूँ, या दूसरा हाउसिंग अलाउंस मुझे मिलता है लेकिन मैं रेंट पे रहती हूँ, जी। तो इस रेंट पे मैं कितना अपना टैक्स सेव कर सकती हूँ? चलिए, बिल्कुल आपका टैक्स सवाल हमारे सेविंग का जी। मैक्सिमम लिमिट क्या है? चलिए, आप लिमिट जानना चाहते हैं निरुपमा जी, बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। हर्षवर्धन, आपने इनका सवाल सुना, 3 साल के एरियर्स अब आए हैं, ऐसे में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या लिमिट है, ये जानना चाहती हैं आपसे। कौन सा सेक्शन है जो इसको कवर करता है, क्या प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में? हर्षवर्धन। पहली बात पल्लवी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये 6 पे कमीशन के जो अरियर्स हैं वो पेमेंट किए गए हैं। तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इनका जो लास्ट 3 इयर्स के आए हैं, ये जो 6th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे इनको मिले होंगे। तो क्या हम जस्ट उनसे कंफर्म कर सकते हैं ये कि ये वही पेमेंट है जो इन्हें मिला है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेरा 6 पे कमीशन से ही है। हाँ जी। सो निरुपमा जी, हाँ हाँ जी, सो निरुपमा जी, जो आपको अभी जो पेमेंट मिला है इसमें आपको टैक्स का कैलकुलेशन है वो आपको उस साल की करंट इनकम का भी देखना होगा कि उस साल आपके कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते थे। मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि आप सिर्फ ये जो पेमेंट आया है उसका टैक्स कैलकुलेशन ना करके आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी सलाह डिटेल में लीजिए और आपकी 2010, 11, 12 एंड 12, 13 इनकी जो आपकी एक्चुअल इनकम्स थी उसके साथ में इसका क्लब करके मैच करके फिर आप अपना रिटर्न्स फाइल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जो आपका दूसरा सवाल था वो है कि क्या आप ये गिफ्ट कर सकती हैं। सो गिफ्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अगर आप अपने इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ पे अगर आप ये अपने रिलेटिव को दे रहे हैं, जो रिलेटिव भी डिफाइन किया गया है, बहुत स्पेसिफिकली किया गया है। अगर रिलेटिव को ये गिफ्ट करते हैं तो रेसिपिएंट को भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको अगर आप नॉन रिलेटिव को दे रहे हैं तो 50,000 के ऊपर जो अमाउंट है उस पर रेसिपिएंट को टैक्स देना होगा। सो आप ये जो सेक्शन 56 है जो गिफ्ट रिलेटेड है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके प्रोविजंस बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर मैं जान सकता हूँ आप किसे गिफ्ट करना चाहती हैं ये अमाउंट? जैसे मेरे ब्रदर की सिस्टर है, या फिर मेरे हस्बैंड है, या फिर मेरे डिपेंडेंट जो एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, उन लोगों को हम देना चाह रहे हैं कि उनका कोई आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये जो उसमें डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 56 में 7 रिलेशनशिप्स को डिफाइन किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है अपने आप में। तो आप अगर अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें कोई ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप वो डेफिनेशन में देखिए कि आपकी ब्रदर की सिस्टर भी आपके ब्रदर्स कजन सिस्टर। हर्षवर्धन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और टैक्स से जुड़ा कुछ और सवाल भी हैं उनको भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे निरुपमा जी को, उनको आपने सलाह दी। ऐसे एक और कॉलर है, उन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। शैलजा है ये जबलपुर से, जॉइंट अकाउंट से संबंधित इनका सवाल है। इनकी मदर के साथ शादी से पहले इन्होंने SBI में जॉइंट अकाउंट खोला था। शादी के बाद कुछ डिस्प्यूट्स हुए, फैमिली डिस्प्यूट्स, इस वजह से खाता अब ये एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। उसका ATM या पासबुक इनके पास नहीं है। ऐसे में अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या बैंक से संपर्क कर सकते हैं हर्षवर्धन? पल्लवी, हमें पहले जानना होगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर बैंक के हम जो जॉइंट अकाउंट जो ऑपरेशंस का मेथड है उनमें आप अकाउंट जब खोलते हैं उस समय आप बैंक को क्लियरली बताते हैं कि जो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन है वो ईदर और सर्वाइवर है, कि आपके अगर 2 जन अकाउंट होल्डर हैं तो आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किसी भी एक जन के ऑपरेट करने से बैंक का आपका जो अकाउंट है वो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है एनी वन और सर्वाइवर, वो भी सिमिलर है, सिर्फ ये है कि अगर 2 से ज़्यादा आपके अकाउंट होल्डर हैं तो आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कोई भी एक आपको वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि आप जॉइंट कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी सबकी साइन आपको फॉर्म पे करनी होगी या चेक्स पे करनी होगी, तभी वो अकाउंट ऑपरेट हो सकता है।
तो इनके केस में मैं ये पहले हमें ये समझना होगा कि अगर ये फर्स्ट अकाउंट होल्डर हैं कि सेकंड अकाउंट होल्डर हैं। अगर ये फर्स्ट अकाउंट होल्डर हैं और इनका अकाउंट कोई कारण से फ्रीज या कोई प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं, तो ये नहीं, एक चीज़ ये क्लियर है कि अगर उनकी साइन के बिना मोड ऑफ ऑपरेशन भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर इन्होंने पहले स्टार्टिंग में ईदर और सर्वाइवर दिया था, तो अगर उनकी अगर जो भी सेकेंड जो अदर अकाउंट होल्डर हैं वो ये मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते। सो ये वहाँ तक इनका जो रिक्वायरमेंट है वो ये प्रोटेक्टेड है। सिर्फ ये है कि अभी इन्हें अगर रिलीज करवाना है वो पैसे, तो इन्हें बैंक से अप्रोच करना होगा, इन्हें बताना होगा कि इसमें इनकी भी होल्डिंग है और ये अगर ये एक्सेस करना चाहती हैं तो कैसे कर सकें। जो भी प्रोविजंस बैंकिंग जो रेगुलेशंस में हैं उसके तहत में बैंक उन्हें मदद कर सकता है। लेकिन अगर ये कोई फैमिली डिस्प्यूट है जो इन्हें सॉल्व पहले इंटरनली करना होगा। जी, ये डिस्प्यूट की बात इन्होंने मेंशन की थी। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, सेकंड होल्डर अगर ये हैं तो क्या बैंक से ये संपर्क करके इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल सकती? जी हाँ, ये सोल्यूशन निकाल सकती है, लेकिन बैंक अपने रेगुलेशंस के दायरे में रह के ही इन्हें अलाउ करेगा। आप ये समझिए कि अगर ये जाके बैंक से कहती हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं और उसमें उनका इंस्ट्रक्शन इन्होंने अकाउंट खोलते वक्त दिया था कि जॉइंट सिग्नेचर जरूरी है, सो इन्हें फर्स्ट अकाउंट होल्डर का भी साइन लेना होगा, तभी बैंक इन्हें मदद कर सकता है। तो ये जानना जरूरी जब तक अपना इंटरनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती, बैंक अपने दायरे से बाहर जाके इन्हें हेल्प नहीं कर सकता। जी हाँ जी, तो फिर भी आप नोडल ऑफिसर से जाकर शैलजा अपना पक्ष रख सकती हैं। इसी नोट पर शो को यहीं खत्म करेंगे। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सवालों के जवाब देने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।